टॉर्च जल्दी से, टॉर्च। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी लोग आ जाएं दोस्तों। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी एमसीक्यू की, वैसे ही अब हम आज की कड़ी में भी वही चीजें करेंगे, वही क्वेश्चन सीरीज अटेम्प्ट करेंगे। और आज की क्लास में स्पेशल कि आप लोगों को मैं 5 मिनट दूंगा, जब लास्ट में हमारी क्लास एंडिंग टाइम रहेगा तब आपको सभी लोगों को अपना अपना स्कोर बताना है कि आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितना राइट किए उतने में। ठीक है, तो चलिए सभी लोग फटाफट आ जाए, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो ये है हमारी क्लास। कल हमारे 50 क्वेश्चन हो गए थे, 15 क्वेश्चन हो गए थे, 15 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए थे। जो हमारा क्वेश्चन बचा था वह 16 से कुछ क्वेश्चन शेष बच गए थे। अब यहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए एक बार मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूं कि कौन कौन ऑनलाइन आ गए, मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए 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 एक बार सभी लोग फटाफट सभी ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं और क्लास अटेम्प्ट कर जाएं। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग सभी लोग आ जाएं। चलिए वेरी गुड, काफी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। चलिए सभी लोग कमेंट करें, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने जो पहला क्वेश्चन लगा है कि रोग प्रतिरोधक को उत्पन्न करने वाली या करने वाला सेल कौन सा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैंने बताया था कल, इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यूनी सिस्टम यानी कि हम बोला जाए तो इसको बोला जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने वाली होगा, यार वाला नहीं होगा, वाली सेल कौन सा है, कौन सी है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक को उत्पन्न करने वाली सेल कौन सी है, तो आरबीसी, न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट्स जिसे क्या बिम्बाणु कहा जाता है, थॉम्बरिन भी कहा जाता है, और फिर लिम्फोसाइट। चलिए आप लोग कमेंट का जवाब दें, कमेंट करके जवाब दें कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे लग गया, पहला क्वेश्चन। चलिए जवाब दें आप, राइट आंसर क्या होगा। जो पहला क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा। चलिए कमेंट करें, मैं आपके कमेंट वॉच कर रहा हूं। चलिए चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा कि रोग प्रतिरोधक को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया क्या, आरबीसी। आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी का काम क्या है, ट्रांसपोर्टिंग। क्या काम है, ट्रांसपोर्टिंग का, अर्थात गैसों का क्या करता है, ये परिवहन करता है। इसमें जो गैस होती है, हम बात कर रहे हैं इसमें आरबीसी में क्या होता है, रेड ब्लड कार्ड सेल्स में हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, आरबीसी की मदद से फेफड़े से जो O2 होती है, ऑक्सीजन को बॉडी के प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक सेल, प्रत्येक ऊतक तक पहुंचाने का काम कौन करता है,
आरबीसी करता है अर्थात हीमोग्लोबिन करता है, और CO2 को वापस लाने का कार्य भी कौन करता है? आरबीसी। तो आरबीसी तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। फिर है न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल भी नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु, इसे ही थ्रोम्बिन कहा जाता है। ठीक है, यदि हम हिंदी में बात करें तो इसे प्लेटलेट्स को क्या बिम्बाणु कहा जाता है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है भाई? प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, कौन सा काम होता है इसका? जो कार्य होता है वो ब्लड क्लॉटिंग अर्थात रक्त का थक्का जमाने में कार्य होता है प्लेटलेट्स का। अब जो लास्ट ऑप्शन बचेगा वह है लिम्फोसाइट, फोर्थ ऑप्शन लिम्फोसाइट। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा लिम्फोसाइट, ये राइट है। कैसे? हमने पढ़ा था ये लिम्फोसाइट किसका भाग है भाई? तो ये WBC किसका भाग है? WBC का। हमने पढ़ा था कि WBC को ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का क्या शोल्डर या सैनिक कहा जाता है, और ये मानव शरीर का बॉडीगार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉडीगार्ड कहलाता है। यही संक्रामक या रोगों से रक्षा करता है लिम्फोसाइट। कौन करता है? लिम्फोसाइट। ठीक है, तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर होगा। चलिए कमेंट करके बताएं मुझे सभी लोग किस किस का आंसर राइट आया है। चेतन यादव, रोशनी चौधरी, नमस्ते सर। नमस्ते प्रज्ञा जी। सर क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? जी 7 बजे। 7 बजे से हमारी क्लास ऑनलाइन स्टार्ट होती है, तो 7 बजे सभी लोग आ जाए। चलिए आगे चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है समान मानव रक्त है, समान मानव रक्त है। चलिए थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दिया। अब जवाब दें, समान मानव रक्त है, क्या वो उदासीन है, या थोड़ा अम्लीय होता है, या थोड़ा क्षारीय होता है, या एसिड एवं बेस बहुत होता है? ठीक है, मतलब दोनों। चलिए हमारी बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है वह किस प्रकार से पाया जाता है? उदासीन होता है, या थोड़ा अम्लीय होता है, या थोड़ा बेसिक होता है, या एसिड एंड बेस दोनों होता है? चलिए कमेंट करें मेरे को। चलिए सभी लोग वॉच करने लगे, वेरी गुड। 15 लोग वॉच कर रहे हैं। चलिए कमेंट करके बताएं मुझे राइट आंसर क्या होगा। विजय जी का जो आंसर आ रहा है वो 4th आ रहा है। चेतन यादव 4th, प्रज्ञा जी का 4th। चलिए वेरी गुड, सभी लोग 4th आंसर कर रहे हैं। चलिए वेरी गुड। निखिल जी का 3rd आंसर आ रहा है। चलिए सभी लोग कमेंट करें इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। चलिए मैं देख रहा हूं। ठीक है, चलिए सभी लोग कमेंट करें। वेरी गुड। तो भाई आपको पता होना चाहिए जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो किस प्रकार की प्रवृत्ति शो करता। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। और यदि आपको ब्लड का पीएच वैल्यू, ठीक है, पोटेंशियल हाइड्रोजन, यदि ब्लड की पीएच वैल्यू यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन पता हो तो आप क्लिक कर लेंगे कि अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या दोनों होगा। तो जो ब्लड का पोटेंशियल हाइड्रोजन अर्थात जो हम बात करें पीएच वैल्यू की, तो 7.4 से लेकर, यहां आपको दिखाई नहीं देता होगा, यहां पे देखिए जो पीएच वैल्यू का जो मान है वह 7.4 से लेकर 7.5 पीएच होता है। अर्थात ये कौन सी प्रवृत्ति शो कर रहा है भाई? जैसे ही पीएच वैल्यू यदि 7 से अधिक होने लगती है तो वह चीज या वह लिक्विड या सबस्टेंट क्या कहलाता है? वह सबस्टेंट क्या कहलाता है? थोड़ा क्षारीय कहलाता है। तो जो ब्लड की प्रवृत्ति है मनुष्य शरीर की वो कैसा है? थोड़ा क्षारीय है। अब समझिए यहाँ पे ये पीएच स्केल होता है, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल हाइड्रोजन वैल्यू क्या है। देखिए ये क्या पीएच स्केल है, पीएच स्केल या पीएच मान समझ लीजिए। यहाँ पे जो पहली वैल्यू होगी वह होगी क्या? 0, और अधिकतम वैल्यू होगी वह होगी 14। एक पैमाना लिया जाता है पीएच वैल्यू के लिए, सबसे लोएस्ट वैल्यू रखी जाती 0 और सबसे अधिकतम वैल्यू रखी जाती वह होती है 14। इसके बीच, इसके दोनों के बीच यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे बीच में एक सिमिलरिटी या फिर दोनों के बीच की वैल्यू पाई जाएगी। ये जो वैल्यू होगी वह होगी 7। कौन सी डिजिट होगी? 7।
ये जो जीरो होगा ये कहलाएगा क्या, अम्ली। क्या कहलाएगा, अम्ली। या फिर यहां पे समझिए आप, इन दोनों वैल्यू के बीच जो 7 वैल्यू है या उदासीन वैल्यू कहलाती है। कौन सी वैल्यू, उदासीन वैल्यू। उदासीन क्या है आपका, जल। जल क्या है, उदासीन है। जैसे जैसे यदि 7 से अधिक इस ओर जाती है, जैसे ही वैल्यू 7 से अधिक होती है, चाहे वो 7.1 हो, 7.4 हो, 8 हो, 9 हो, जो भी वैल्यू हो, जैसे वो इधर मूव करेगी तो इधर क्षारीय प्रवृत्ति शो करने लगेगी। अर्थात पीएच वैल्यू 7 से जैसे जैसे बढ़ेगी वह उतना ही क्षारीय प्रवृत्ति का होगा वह सबस्टेंट, और जैसे ही पीएच वैल्यू 7 से कम होगी और वह उतना ही ज्यादा अम्लीय होते जाएगा। ठीक है, यही है भाई पीएच वैल्यू। तो हमारा जो मानव ब्लड है, मानव ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 से लेके 7.5 होता है, अर्थात वह 7 से क्या इधर जा रहा है 14 की ओर, मतलब ज्यादा हो रहा, अर्थात वह किस प्रवृत्ति का होगा, हल्का क्षारीय होगा, थोड़ा क्षारीय होगा, क्योंकि उदासीन 7 पॉइंट में होता है। कितना में, 7 डिजिट में, 7 में उसका जो मान होता है वह उदासीन होता है, लेकिन 7 के बाद 0.4 0.5 का डिफरेंस है, इसलिए इसे हम थोड़ा क्षारीय कहेंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। राधे राधे सर जी, राधे राधे। छाया कछुआ जी हाँ, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी 7 से आगे तो वह क्षारीय ही कहलाएगा। छाया कछुआ जी, चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जवाब दें, इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मैंने अभी ही एक क्वेश्चन पहले ही बता दिया है कि कौन सा घटक ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है। बताएं, आपके आंसर है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। जवाब दें, क्या राइट आंसर होगा। जय हिंद सर, अनिल सर होते। जय हिंद अनिल जी, आप प्रतिदिन हमारे साथ क्लास अटेंड करते हैं, वेरी गुड। चलिए, छाया कछुआ आरबीसी 18 का फर्स्ट। अभी 2 से 3 लोग, सत्यम नागेश्वर जी आपका भी स्वागत है, आप लोग भी ऑनलाइन आ गए, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। अधिकतर लोगों का जो आंसर आ रहा है वो ए अर्थात आरबीसी, वेरी गुड। तो आज हम थोड़ा सा स्पीडली क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, ताकि जो हम कल बहुत कम 15 क्वेश्चन करे थे, 15 क्वेश्चन ही हो पाए थे, तो आज हम थोड़ा सा इनकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। तो जो आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड का सेल, यही क्या, इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही किसका ट्रांसपोर्टिंग करता है, गैसों का, अर्थात ऑक्सीजन और CO2 का। ऑक्सीजन को बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का कार्य करेगा और उस बॉडी या ऊतक के सेलों से वापस CO2 को फेफड़ों तक लाने का कार्य भी आरबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है भाई, इसका कार्य क्या है, हमारे शरीर की रक्षा करना, किसी भी प्रकार की बीमारी या रोग से क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है। और ये जो ऑप्शन है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करने में, रक्त का थक्का जमाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। ऑप्शन फर्स्ट है सुक्रोज, ऑप्शन सेकंड है फाइब्रिन, ऑप्शन थर्ड है फ्रक्टोज, ऑप्शन फोर्थ है प्रोथ्रोम्बिन। चलिए, यदि आप लोग रोहित मरकाम, हाय जी, हाय सभी लोग आ जाए। चलिए आंसर करें, राइट आंसर क्या होगा। चलिए वेरी गुड, अंकित पटेल सेकंड, विजय सेकंड। चलिए सभी लोग सेकंड आंसर कर रहे हैं भाई। चलिए सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, काफी लोग बात कर रहे हैं भाई, सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा, अभी 2 से 3 लोग ही कमेंट करें, बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं भाई। क्या हुआ, आप लोग से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। मनीष ब्रो डी, प्रशांत सिंह और सेकंड, अनिल सरोते सेकंड। जी नहीं, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन राइट आंसर होगा। यदि इसकी जो पूरी प्रोसेसिंग क्रियाविधि यदि आपको समझना है तो ब्लड टॉपिक है मेरा, मैंने उसमें
पूरी क्रियाविधि समझाया कि किस प्रकार प्लेटलेट्स के बाकी सभी फाइब्रिन वगैरह सभी जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, थॉम्ब्रिन, प्रोथॉम्ब्रिन, ये सभी भाग लेते हैं और किस प्रकार एक जाल का निर्माण करते हैं और वहां पे ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, ये चीज के लिए आप पर्टिकुलर मेरी क्लास दे सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित, वहां पे आपको पूरे डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा। सिर्फ याद रखिएगा अभी जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा प्रोथॉम्ब्रिन। ठीक है, फाइब्रिन भी भाग लेती है भाई, लेकिन यदि प्रोथॉम्ब्रिन ऑप्शन में है तो प्रोथॉम्ब्रिन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और बाकी तो पता है आपको, फ्रक्टोज सुक्रोज क्या है, शुगर है, शर्करा है। ठीक है, इतना तो आप लोगों के पास कॉमन सेंस है और इतना पता है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगा। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20, ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने किया था? बताएं, आपके ऑप्शन दिए हो, कार्ल कोलर, कार्ल लैंडस्टीनर, एडवर्ड जेनर, मोरिस हिल्लेमन। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप आपके ए, बी और ओ, इनका जो आविष्कार किसने किया था? चलिए जवाब दें, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए सेकंड बी, सेकंड अप्रोक्सीमेट सभी लोगों का आंसर राइट आ रहा है। रोहित मलकाम, जगदीश, सत्यम, नगेश्वर, मनीष, विजय, नरेंद्र, चेतन, जितेंद्र, अंकित। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने राइट आंसर किया। तो इसका जो राइट आंसर आगा कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भोजन विषाक्त के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कहने का मतलब ये है, जो फूड मटेरियल होता है, जो फूड मटेरियल कभी कभी क्या हो जाता है, जंक फूड वगैरह लग जाते हैं, जिस वजह से वो क्या विषाक्त अर्थात इन्फेक्टेड, हमारी बॉडी में क्या इन्फेक्टेड होने लगता है, उसे खाने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, जैसे वॉमिटिंग, उल्टी, दस्त, लूज मोशन वगैरह वगैरह होने लगते हैं। तो बताइए कौन सा उत्तरदायी है, कौन विषाक्त उत्तरदायी है भोजन के विषाक्त के लिए? ऑप्शन दिए हैं आपके, जेंथोमोनास सिट्री, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्या दिया भाई, एस्चेरिचिया कोली, फ्रैंकिया। चलिए आंसर दें। आपने देखा होगा अभी अधिकतर चलन बढ़ा है, पता नहीं लोगों व्यक्ति ऐसा क्या करते हैं कि देखेंगे आप चिप्स वगैरह ऐसे जो पैकिंग फूड होते हैं ना, जंक फूड के शिकार हो जाते हैं। पैकिंग वाली चीजें को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। चलिए जवाब दें, क्या आंसर होगा? चलिए कमेंट करें। चेतन यादव फर्स्ट, विजय थर्ड, रोहित बी, जगदीश सेकंड, ब्रजेश कुमार फोर्थ बी। चलिए तो इसमें जो मैंने देखा कि लगभग सभी लोगों के वेरिएशन में आंसर आ रहे हैं, मतलब क्लियर किसी को नहीं पता। तो चलिए जिसने भी यदि ऑप्शन नंबर सेकंड किया होगा क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, क्या होगा, जो जिसने भी यदि क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम राइट आंसर किया होगा, उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। क्या है ये? एक बैक्टीरिया है। और आपका जो जंक फूड है, ये बात करना भोजन विषाक्त भोजन आपका बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ किसी भी प्रकार से क्या प्रदूषित हो सकता है, दूषित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और आपको पता होना चाहिए हैजा वगैरह दूषित भोजन और दूषित पानी पीने की वजह से ही ये बीमारियां होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संक्रामक है? चलिए ये क्वेश्चन को हटा दें हम, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गलत है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसके जो ऑप्शन है वो ही मिसप्रिंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23, क्या दिया, वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? चलिए बहुत सही है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है। बताएं आपको, आप वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन फर्स्ट है पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या नियोमाइसिन या क्लोरोमाइसिटिन। चलिए जवाब दें, राइट आंसर क्या होगा? डिस्क्राइब कीजिए छाया कछवा जी। चलिए छाया कछवा जी, एक्चुअली में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा टाइम, बहुत कम क्वेश्चन हो पाते हैं, 15 से 16 लोग। कुछ लोग कल कमेंट कर रहे थे कि सर फटाफट क्वेश्चन कराएं, इस वजह से मैं ज्यादा आज डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं। चलिए
चलिए मैं आप डिस्क्राइब करूंगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बताएं वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है आपके पेनिसिलिन। ये 4 ऑप्शन दिए, सभी लोग कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। डी फोर्थ सेकंड ए। चलिए मैंने देखा कि अधिकतर लोग फोर्थ यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है उसे राइट कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा क्या? स्ट्रेप्लोमाइसिन है ये, ठीक है। क्या है? स्ट्रेप्लोमाइसिन है कि नहीं है माइसिन। और ये क्या है? ये एक एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। ये क्या है? एक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब ये होता है कि ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स है। और किसकी एंटीबायोटिक्स है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ये टीबी की क्या है? एक एंटीबायोटिक्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और इसी की खोज किसने किया था? वॉक्समैन ने। और इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था ये आप देखें। और ये पेनिसिलिन, पेनिसिलिन तो आप जानते ही होंगे, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है। क्या है? ये पहली एंटीबायोटिक्स है जिसकी खोज धोखे से हो गई थी, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और आपको पता होगा इसकी हिस्ट्री, इन्होंने धोखे से इस पेनिसिलिन की खोज कर लिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। याद रखिएगा जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है इसकी खोज, ये पहला एंटीबायोटिक्स है। क्या है? पहला एंटीबायोटिक्स है जिसकी खोज हुई थी पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, सत्यम नागेश्वर राइट आंसर किए बी। चलिए संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है, वर्ल्ड में 90% फोटोसिंथेसिस होता है। बताएं कि विश्व में लगभग 90% प्रकाश संश्लेषण होता है वृक्षों से, शैवालों से, प्रोटिस्टा से या नैनोडीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करें। दीपक यादव ए, जगदीश फर्स्ट। चलिए सभी लोग कमेंट करें भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। छाया कछवाहा का सेकंड आ रहा है, बाकी सभी लोग फर्स्ट कर रहे हैं। चलिए आंसर करें, राइट आंसर क्या होगा? सत्यम नागेश्वर बी, बिल्कुल सही। छाया कछवाहा और सत्यम जी बिल्कुल राइट। विभा जी बिल्कुल राइट। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा शैवालों से, ठीक है। एल्गी से। किससे? एल्गी से। लगभग 80 से 90% जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया या अभिक्रिया होती है वह शैवालों से होती है। और शैवालों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसलिए शैवाल संसार का लगभग 80 से 90% फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। बाकी 10 से 15% बची हुई जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो प्लांट या वृक्षों द्वारा होती है, ठीक है। चलिए वृक्षों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक लगभग 80 से 90% फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन शैवालों के द्वारा होती है। चलिए वेरी गुड, जिन्होंने भी पढ़ा है। चलिए योगेश सर ने याद कराया अच्छे से, वेरी गुड। मैंने यही चीज बोलने वाला था कि जो भी यदि हमारी प्रॉपर ढंग से क्लासों को अटेम्प्ट किया है उन्हें सभी क्वेश्चन बनेंगे। और लगभग छाया कछवाहा जी, विभा जी ये हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं तो इन्हें पता है, ये चीज क्लास में बता दी गई है, यहाँ पे इतना आपको डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मशरूम किस प्रकार के जीवों में से एक है? सवाल है फंगस है, फरंस है? जी फंगस नहीं है, ये फर्निस है, कवक है या लाइक है? चलिए बताएं राइट आंसर क्या है। मशरूम किस प्रकार के जीवों में से एक है? एल्गी है, फर्न्स है, कवक यानी कि फंजाई है या लाइकेन है? लाइकेन क्या है? परजीवी। पता है ना आपको, ये परजीवी का क्या है? उदाहरण है लाइकेन। चलिए राइट आंसर करें, क्या होगा? सी सोनी सोलंकी, सी यादव डी, मनीष सेकंड। चलिए सभी लोग कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा।
इसका जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर सोनी सोलंकी, फंगस। वेरी गुड छाया जी, वेरी गुड। छाया जी को पता है इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, फंगस। क्या होगा, कवक। मशरूम जो है ये कवक का एक क्या है, प्रकार है, कवक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए एल्गी और शैवाल ये क्या साथ साथ क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। इनका बेस्ट उदाहरण यदि आप सुने होंगे तो प्रवाल भित्ति, मूंगा चट्टान ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो मूंगा चट्टान पाई जाती है प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ये साथ साथ जीवन यापन करने का बेस्ट उदाहरण शैवाल और फंजाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जीवाणु का अध्ययन किस संघ में करते हैं। संघ मतलब डेडिकेट कर रहा है यहां से, संघ यानी कि फाइलम, फाइलम। चलिए आंसर करें, जीवाणु बैक्टीरिया का स्टडी किस फाइलम के अंतर्गत करते हैं। मिक्सोमाइकोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा, फियोफाइटा। फाइटा का मतलब यहां पे क्या होता है, प्लांट। ठीक है, प्लांट समुदाय को डिनोट करता है फाइटा का मतलब। लेकिन जैसे जैसे बाद में विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट जैसे आर.एच. व्हिटेकर, लिनियस, इन वगैरह वगैरह साइंटिस्ट के क्या हुए थे, क्लासिफिकेशन आए थे। फिर उन्होंने अलग अलग बाद में क्या किया था, क्लासिफिकेशन करे थे। लेकिन फिर इनको क्या पहला जो क्लासिफिकेशन था केवल दो भागों में बांटा गया था, प्लांट किंगडम और एनिक किंगडम, यानी पादप जगत और जंतु जगत। केवल दो जगत में ही डिवाइडेड किया गया था। लेकिन फिर आर.एच. व्हिटेकर का 5 जगत किंगडम मतलब 5 जगत क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ा। यदि आप लोग उन क्लासों को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए बताएं इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। जीवाणु का अध्ययन किस संघ के अंतर्गत किया जाता है। चलिए कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। परहैप्स, क्या बोल रहे हैं, परहैप्स, शायद में हम डील नहीं कर सकते। हमें करेक्ट आंसर 1 क्लिक के साथ क्या जाना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा साइजोमाइकोफाइटा। क्या, साइजोमाइकोफाइटा। जीवाणु का अध्ययन किस संघ के अंतर्गत करते हैं, तो साइजोमाइकोफाइटा। यदि आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के हम ये प्लांट फाइलम से हैं, किससे हैं, प्लांट किंगडम के अंतर्गत पूछा गया है। तो आप लोग जवाब दें, सॉरी प्लांट किंगडम नहीं है जी, नहीं प्लांट किंगडम नहीं है, फाइलम से पूछा गया है। और हमने पढ़े थे फाइलम विभिन्न प्रकार के फाइलम, पॉरीफेरा, प्रोटोजोआन, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया कहा जाता है, और आर्थ्रोपोडा वगैरह सभी संघ हम प्लेटेहेल्मिन्थी। ठीक है, चलिए हाँ जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंटीबॉडी रूप लेता है। चलिए जवाब दें, निम्न में से कौन सा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट का मतलब हाल ही में कोरोना जैसी चीज चल रही है। ठीक है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं सभी लोगों का देखूंगा किसने राइट आंसर किया। लकी जी का 3rd, अंकित जी का 3rd। अभी तक केवल 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने आंसर किया। चलिए सभी लोग कमेंट करें, निम्न में से कौन सा एंटीबॉडी रूप लेता है। ठीक है, एंटीबॉडी रूप कौन लेता भाई, आरबीसी या फिर रक्त प्लेट्स या रक्त प्लाज्मा या फिर डोनान की झिल्ली। चलिए सभी लोग कमेंट करें। अंकित पटेल 3rd, मनीष 2nd, दीपक जी 2nd। चलिए सभी लोग कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लेटलेट्स। मैं बता दूं छाया जी, प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का है। जब प्लेटलेट्स का काम ब्लड क्लॉटिंग का होगा तो सवाल ही नहीं उठता कि जो प्लेटलेट्स है वो एंटीबॉडी का काम करे। तो प्लेटलेट्स आंसर होगा ही नहीं। आरबीसी भी नहीं होगा, पता है आपको, आरबीसी भी नहीं होगा। क्यों, आरबीसी का काम क्या है भाई, ट्रांसपोर्टिंग का। किसका काम है, ट्रांसपोर्टिंग का। ऑक्सीजन और O2 का वह क्या करता है, परिवहन करता है। तो आप 2 ऑप्शन काट दें, प्लेटलेट्स भी कट गया, आरबीसी भी कट गया। और आप देखोगे तो ब्लड सर्कुलेशन, पता नहीं ये डोनान झिल्ली क्या है भाई, तो ये भी नहीं होगा।
यदि इसका राइट आंसर होगा वह होगा क्या, रक्त प्लाज्मा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, रक्त प्लाज्मा। जगदीश मालविया, गुलाब, दीपक, नारायण जी बिल्कुल राइट आंसर करा। देखिए यदि आप सुने होंगे अभी, यदि आप लोग करंट या न्यूज वगैरह देखते होंगे तो प्लाज्मा थेरेपी आपने नाम सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी। अभी कोरोना के समय देखिए ये जो प्लाज्मा थेरेपी है पहले भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों में यूज किया गया है, बट अभी ये करंट में चल रही है। क्यों कि कोरोना में जो सीरियस व्यक्ति होते हैं क्रिटिकल कंडीशन में उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी जाती। यदि याद होगा आपको तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जो हालत बहुत ही खतरनाक हो गई थी, मतलब क्रिटिकल हो गई थी, तब उन्हें आईसीयू में भी रखा गया था शायद, यदि मैं याद कर पा रहा हूं। फिर उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। कौन सी थेरेपी दी जाती है, प्लाज्मा थेरेपी। ये जो प्लाज्मा थेरेपी होती है इसमें क्या होता है, ब्लड से प्लाज्मा को निकाला जाता है। काय की जो प्लाज्मा होती है एंटीबायोटिक्स का क्या, एंटीबॉडी का सॉरी एंटीबॉडी आएगा, एंटीबायोटिक्स नहीं आएगा। ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। इस कारण क्या होगा, इससे जो एंटीबॉडी को निकाल के जो व्यक्ति यदि किसी डिसीज से ग्रसित होता है उसके ब्लड मैच करके उसके शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे एंटीबॉडी का वो प्लाज्मा एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है। जैसे समझिए कोई बच्चा होता है, आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारे घरों में बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद 5 साल की अवस्था तक उसे विभिन्न प्रकार के टीका लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि उसके बॉडी में किसी भी प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां चलती हैं उन प्रकार की बीमारियां उसमें प्रवेश ना हो, और प्रवेश ना हो इसके लिए लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को क्या किया जाता है, मेमोरी की जाती है। मतलब जो जागरूक, एक प्रकार से बोला जाए तो जागरूक जो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये क्या करते हैं, ये WBC के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, WBC के अंतर्गत। देखिए वैक्सीनेशन बच्चों को टीका इसलिए किया जाता है ताकि जैसे ही वैक्सीनेशन किया जाए, जैसे ही बच्चों को टीकाकरण किया जाता है और वो एक्टिव कर देते हैं किसको, उस वैक्सीनेशन के अंदर जो दवाई मटेरियल सबस्टेंट रहता मेडिसिन, वह लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को क्या सतर्क जागरूक कर देती है कि किसी भी प्रकार की यदि डिसीज आती है तो उसके खिलाफ आपको लड़ना होगा। ठीक है, इसलिए वैक्सीनेशन किया जाता है। बट हमारे 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रक्त प्लाज्मा। ठीक है, चलिए विभा जी, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना को ठीक किया जा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सही बात बिल्कुल नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी दे दी जाए इसका मतलब कोरोना का इलाज हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी 100% श्योर नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी से आप ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति ठीक हो जाए। ठीक है, कुछ व्यक्तियों में काम करता है बिल्कुल, लेकिन कुछ व्यक्ति में नहीं करता। यदि ऐसा हो जाए कि यदि बात करें हम प्लाज्मा 100% प्रभावी हो जाए तो क्या होगा, फिर हमें किसी भी प्रकार की वैक्सीन बनाने की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बनाना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, आपको पता है अभी लगभग 95 पॉइंट कुछ रिकवरी रेट है हमारे इंडिया का। मतलब समझ लो जब रिकवरी रेट इतना है, करोड़ में चले गई क्वांटिटी, करोड़ में संख्या हो गई, 1 करोड़ लोग यदि अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो क्या 135 करोड़ लोगों के लिए नहीं होगी, पर्याप्त है। जब 1 करोड़ लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो 135 करोड़ भारतीय के लिए पर्याप्त है, लेकिन 100% नहीं है कि प्लाज्मा से ठीक हो जाए। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रकार का WBC का फुल फॉर्म, हद हो गई यार, WBC का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स, भाई WBC व्हाइट सफेद रक्त, श्वेत रक्त कणिका है, और RBC लाल रक्त कणिका है, रेड ब्लड कार्ड सेल्स। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। WBC का आप फुल फॉर्म पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन जो रक्त के थक्के जमने में मदद करता। हमने पहले क्वेश्चन में भी ये चीजें देख लिया कि कौन सा प्रोटीन था जो रक्त को थक्का जमने में मदद करता। चलिए ऑप्शन है प्रोथॉम्बिन, थॉम्बिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन।
आप यदि देखेंगे, यदि आप ध्यान से देखेंगे, यदि पढ़ा होगा तो प्रोथ्रोम्बोलिन भी भाग लेती है, थ्रोम्बोलिन भी भाग लेती है और फाइब्रिनोजन भी भाग लेता है। अब आपको जवाब देना है कि राइट आंसर क्या आएगा। पानी देना, बॉटल गर्म पानी। चलिए राइट आंसर क्या आएगा? कोई दिक्कत नहीं विवा जी, मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसी अकॉर्डिंग आपने आंसर दिया। आपने बिल्कुल सही किया कि प्लाज्मा थेरेपी से भी उपचार दिया जा रहा था, बिल्कुल सही। और विभिन्न प्रकार, मैंने बताया भी उदाहरण कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। और भी जैसे आप देखेंगे तो शायद अनिल विज जो हरियाणा के, उन्हें भी दी गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है और ठीक भी हो रहे हैं व्यक्ति। आंसर करें, राइट आंसर क्या होगा? 28 का डी, फाइब्रिनोजन। वेरी गुड विभा जी, राइट आंसर क्या होगा? फाइब्रिनोजन। ठीक है, यदि जब प्रोथ्रोम्बोलिन, थ्रोम्बोलिन सभी दिया जाए ऑप्शन, तो आपका जो राइट होगा फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, ये रक्त के थक्का जमने में क्या है? सहायक है। मेन प्रोटीन है भाई, क्या है? मेन प्रोटीन है। यदि हम विटामिन की बात करें, चलिए कमेंट करें कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का जमने में मदद करता है भाई? चलिए बता दें आप, कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है? जिन्होंने भी ये भी फोर्थ आंसर किया भाई, बिल्कुल राइट, फाइब्रिनोजन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप देखेंगे जो विटामिन के है, ये किसमें? रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, और यदि हम प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजन। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। यदि हम बात करें कि ऐसा जब विटामिन के हमारे शरीर में पाया जाता है, ये आप जानते हैं कि विटामिन के हमारे शरीर में पाया जाता है, और विटामिन के का काम क्या है? रक्त को क्लॉट करना, क्या? रक्त का थक्का जमने में मदद करना। यदि भाई तो फिर हमारे शरीर के अंदर विटामिन के पाया जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड पाया जाता है उसे तो क्लॉट हो जाना चाहिए। बताइए, कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं? हो जाना चाहिए कि नहीं? कि जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन के पाया जा रहा भाई, तो शरीर के अंदर जो भी ब्लड है उसे क्लॉट हो जाना चाहिए, क्योंकि विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद है। अब बात आती है ऐसा क्यों हो रहा है कि विटामिन के पाया जा रहा है लेकिन ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा? तो सुनिए, हमारी बॉडी के अंदर हेपेरिन, ठीक है, हेपेरिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? हेपेरिन प्रोटीन। और हेपेरिन प्रोटीन का काम क्या है? ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने देना। क्या काम है? ब्लड को क्लॉटिंग होने नहीं देना। देखिए भगवान ने भी क्या संरचना बनाई है, सब कुछ बराबर मैनेज किया है। ब्लड बाहर आएगा, क्लॉट हो जाएगा, लेकिन अंदर क्लॉट नहीं होगा। जबकि के भी पाया जा रहा है, आपका फाइब्रिनोजन भी पाया जाता है। तो ये तो भगवान क्या किया, वहां पे हेपेरिन डाल दिया। हेपेरिन एक एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है। क्या है? एंटी क्लॉटिंग। यदि आपको यहां दिखाई नहीं देता होगा शायद, तो जाना जो हेपेरिन है, हेपेरिन ये एक एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है। क्या है? एक एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है। लेकिन विशेषता यह है हेपेरिन की कि जैसे ही हेपेरिन वायु के संपर्क में आती, किसके संपर्क में? वायु के संपर्क में आते ही ये क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती। शरीर के अंदर हमारे हेपेरिन है और हेपेरिन एक्टिव है, अर्थात ये एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है, अर्थात रक्त का थक्का नहीं जमने देगी। और जैसे ही यह हमारे शरीर के बाहर वायु के संपर्क में आती है और निष्क्रिय हो जाती है, अर्थात फिर आपके विटामिन के और फाइब्रिनोजन एक्टिव, अर्थात ब्लड क्लॉट कर देंगे।
तो इसलिए जो हमारे जैसे ही कहीं घाव या कट लगता है कुछ देर बाद ब्लड की क्लॉटिंग हो जाता है, क्योंकि हेपेरिन प्रोटीन क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। चलिए वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। भाई 21 लोग वॉच कर रहे हैं, 9 से 10 लोग ही लाइक किए हैं। यदि आपको वाकई में हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल पे जो भी स्टूडेंट नया हो तो वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और प्रतिदिन आप टाइम टू टाइम क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए वेरी गुड, आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मच्छर जनित बीमारी नहीं है। निम्न में से कौन मच्छर जनित, अच्छा समझाया आपने, चलिए कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से कौन मच्छर जनित बीमारी नहीं है, तो बताएं, डेंगू बुखार, मलेरिया, नींद की बीमारी, फाइलेरिया। जवाब दें, राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग जवाब दें, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। बी ज्योति यादव थर्ड, सभी लोग कमेंट करना राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा नींद की बीमारी। क्या होगा, नींद की बीमारी। यदि हम डेंगू की बात करें तो डेंगू कौन सा रोग है, वायरस जनित रोग है। ठीक है, देखिए ये जो डेंगू है मच्छर के काटने से तो होता है भाई, लेकिन ये वायरस जनित रोग है। कौन सा, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो डेंगू है ये विषाणु से होने वाला रोग है। यदि इसमें बात करें कौन सा मच्छर होता है तो आप सुने होंगे एडीज, एडीज एजिप्टी। ठीक है, उस मच्छर का नाम क्या है, एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने के कारण ही डेंगू बुखार होता है, और डेंगू बुखार वायरस जनित बीमारी है। और डेंगू होती है तो क्या, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है प्लेटलेट्स की संख्या। फिर बात करें मलेरिया, मलेरिया भी एक क्या है, बीमारी, मच्छर जनित बीमारी है, मस्किटो के कटने से होती है। और जो मस्किटो होता है ना मच्छर, इसमें एक पैरासाइट होता है, वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण ही क्या होती है, मलेरिया बीमारी होती है। और इसमें जो अंग प्रवाहित होता है वह स्प्लीन। ठीक है, क्या, स्प्लीन, स्प्लीन यानी कि प्लीहा, क्या कहा जाता है हिंदी में, प्लीहा। और स्प्लीन को ही क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। और याद रखें आरबीसी में लाइसोसोम, हाँ लाइसोसोम, आरबीसी में लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, याद क्या रखेंगे कि आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता। और प्लाज्मोडियम अर्थात आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। मलेरिया भी एक मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और इसमें जो पैरासाइट होता है वह प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और रोनाल्ड रॉस हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, बट इन्हें ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है। ठीक है, फिर बात आती है फाइलेरिया, फाइलेरिया बीमारी। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया है फाइलेरिया, ये बीमारी जो है वह हाथी पांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाथी पांव कहा जाता है। ठीक है, इस बीमारी को ही हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। इसमें जो पांव होता है ना, पांव में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। देखेंगे आप, हाथी का पांव बहुत ज्यादा मोटा होता है, उसी प्रकार बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है पैर में, इसलिए फाइलेरिया को ही हाथी पांव बीमारी के नाम से जाना जाता है। एक चीज याद रखेंगे, डेंगू बुखार। ठीक है, डेंगू बुखार में जो वायरस होता है उस वायरस का नाम है अरबो। क्या नाम है, अरबो वायरस। याद रखिएगा, अरबो वायरस, उसका नाम क्या है, अरबून वायरस। मच्छर का नाम क्या है, एडीज एजिप्टी। चलिए क्लियर हुआ इतनी बात है। और यहां से एक चीज याद रखना कि जो ये जो नींद की बीमारी ये मक्खी के काटने के कारण होती है। मक्खी के कारण, काटने के कारण सी मक्खी,
कौन सी मक्खी? सीसी नाम की एक मक्खी होती है, जिसके काटने के कारण नींद की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति दिन भर सोते रहता है, उसका शरीर में फुर्तीलापन ही नहीं रहता, चुस्त दुरुस्त ही नहीं रहता, और उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, बोला जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? बताएं आप कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है। तो जैसे कि आप इंसुलिन तो होगा ही नहीं, ग्लूकागॉन भी नहीं होगा, सोमेटोट्रोपिन भी नहीं होगा, तो बताएं राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताएं सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ट्रिप्सिन, क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्रिप्सिन होगा। और ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन अर्थात क्या होगा? ट्रिप्सिन। और आपको पता होना चाहिए पी पी लाइव स्ट्रीम का ध्यान रखो, लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। अमल का ही काम कर रहा है भाई थे। लाइव स्ट्रीम बंद हो गई ना, बंद हो गई ना भाई। अब पेज बंद हुई 42 मिनट की क्लास में, कौन से क्वेश्चंस में भाई तो अमल का ही काम कर रहा है। वो नेट जे देखो जे देखा रुक 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 रही है। नहीं हुआ, पानी का प्रश्न नंबर 29 तक हो गया। ये कौन सा है? इस बार आखिरी सवाल था कोई तो कहाँ है बे? 9 क्वेश्चन और रहे हैं। 39। भाई इसमें काम मत किया कर, बिल्कुल इसको छुए ही मत कर, सिर्फ वो कर दिए। नहीं छूना। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि यहां आ गए काम करेंगे ऑनलाइन ये नहीं है। नहीं किया लगभग 10 मिनट पहले मेरी क्लास में हो रही थी इस बात। अचानक कैसे बात करता है। मैंने देखे गया बीच बीच में टच करते रहो। मेरा देखे गया देखे मिनट मेरा तुम ले लेना, इतने सारे भेजो टेलीग्राम पे, उसमें एडिट करके डाल दो। ये पढ़ा और वो भी हो जाते हैं नौको देख ठीक करो, देख और चालू करें। ठीक है बनाओ। दोनों का ना कॉलेज में सारे ग्रुप में नहीं, पुलिस वैकेंसी वाले पुलिस में करेंगे। अच्छा साफ दिखा था बाल विकास के हैं दो इसमें, जीके के जितने कोर्स बगल में फोटो देखो बगल के काफी और इस जगह मत छोड़ा कर, व्हाट्सएप करता है ना मैसेज और लिंक भी लिखता है तो फोन कर मत एक आध लगे
कितना भी नहीं है। मतलब उसमें मतलब स्पेलिंग ठीक ठाक लिखा है पूरी की। स्पेलिंग बीमारियां में कभी वो चंद्र बिंदु नहीं रहता समझ बिंदु च नहीं रहती बीमारियां देखो चंद्र बिंदु नहीं रहे यह बीमारियां लिखी है ना बीमारियां हाँ वो चल लिखा है बीमारियां लिखा है बीमारियां ही लिखी है। मान उसका पता नहीं रहना भाई कल से डॉट फोटो डाउनलोड कर लेना कल से बोले कल को परेशान हो गया मुझसे एक महीना हो गया बीमारियां चल क्लास चालू कर दे टाइम में जल्दी लाइव हो जाएगी तो दिक्कत हो ना 5-10 मिनट का हो गया 9 मिनट तो ठीक कर दे लाइव चेक कर लेना कैमरा फिट कर लेना एक लाख में कमेंट करना दिमाग में लिखा था रे बिंदी का रात से हो गया खाना वाला नहीं मिला था तो जानवर का नाम तो हमने काम कर चीनी बड़ी मस्त तो बफरिंग का भी तो बताना तो उनको काम करवाना नहीं चाहिए कोई तो काम करने वाला ये बात है कि आप रहने हो अभी की भी शादी फिक्स नहीं हुई है अभी शादी अप्रैल में होना है कर दे खुद अप्लाई अप्लाई तो पैसा होगा तो 20,000 तत्काल में 20,000 कहाँ से देवी अपन ये टेस्ट पेपर कौन सा कर देता है अभी वालों का नवीन को है कहाँ पेपर मेरा और थंबनेल कहाँ है टेस्ट पेपर तो है नहीं वो वाला बात करिए
इसको चेक करिएगा नमस्ते ऐसे नेटवर्क का है पर तो समझ करिए एक बार मैं आपका याद कर रहा हूं पर WPS में लिखा रिकॉर्ड करिए ये नीचे हाँ मेरे 2 दिन दिमाग खराब हो गया। अच्छी अच्छी क्लास चल रही है मेरी। 33 हाईएस्ट तो जोड़े एकदम खनखना कर तक सुनते कि 25 लाइव देख रहे हैं। करूं रुकने एक मिनट। और ये हमारे मतलब उपचार किया जा रहा है कोरोना का। मैं क्या किया जा रहा है लेकिन 100% रिजल्ट। अरे यार ये सुभाष जी कैसा हुआ? सर मैं ये अरे मैं क्या बिंदु बिंदु थोड़ी सा अभी प्रॉब्लम आ सकती है वो अभी बताएंगे कैसा, उससे कुछ नहीं, वो एरर से कुछ नहीं भाई, वो ऐसे बताता हर वीडियो में बताता, उससे कुछ नहीं। अब उसका ध्यान रखना लैपटॉप का, बैठे हो जब तक लैपटॉप को निकाल दिया करो चार्ज से, फुल चार्ज है। जब क्लास करिए जब चले जाना तब वो कर दिया करो लगाकर। अब देखो कैमरा भी लगा, तुम्हें कैमरा का भी ध्यान है, कैमरा फुल है नहीं है, हम पता ही नहीं ना, वो पता नहीं चल रहा था। तो क्या फुल है कैमरा, बंद कर, कर एक डंडी कम है, लेकिन 1 घंटे मेरी क्लास चल जाती है, 4 घंटे। नहीं मैं नवीन क्लास बंद कर दिया थोड़ा सा तिरछा है यार, हल्का सा कैमरा तो चालू कर यार, हटा थोड़ी बहुत। क्या दिखाया है पढ़ के देख। इग्नोर स्ट्रीमिंग सर्विस सेटिंग रिकमेंडेशन मैक्सिमम वीडियो इंटरनेट केबीसी 160 केबीसी बंद कर चलो एक मिनट कहाँ रहा पूरे